जय हिंद दोस्तों। नीट पॉइंट 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स और एग्जांपल्स को बहुत ही कम टाइम में कवर करते हैं, साथ ही सारे डायग्राम्स के लेवल्स को बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट करना है। दोस्तों, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए गाइस। आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कुछ दिया है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे दिया है सर मेल्विन केल्विन के बारे में। तो देखिए, कई बार मतलब कि एक बार 2019 में उड़ीसा जब नीट 2019 हुआ था तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था जीएन रामाचंद्रन सर के बारे में, जिन्होंने ट्रिपल हेलिक्स मॉडल दिया था प्रोटीन का। तो इस वजह से हम जितना भी एनसीईआरटी सीरीज़ का जो बायो का जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अगर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट के बारे में दिया है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं सॉरी। तो यहाँ पे मेल्विन केल्विन सर के बारे में मैं बात किया है, तो मेल्विन केल्विन सर के बारे में आपको याद रखना है कि वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। क्या लिखा हुआ है कि ही सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है। एक और चीज़ उनके बारे में याद रखना है कि उन्होंने क्या किया, उनका जो योगदान था वो था द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस, अर्न हिम नोबेल प्राइज इन 1961। 1961 में उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने क्या बताया कि कार्बन एसिमिलेशन का जो पाथवे होता है ना, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल जिसे बोलते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताए थे, तो इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो मेल्विन केल्विन सर के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, जिसका चैप्टर नंबर 11 है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट के डायग्राम्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट का जो फर्स्ट डायग्राम दिया है वो ये दिया है फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में। फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या है? तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन जो होता है, इसमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं उसको पार करने के लिए, जो भी आयंस होते हैं उन्हें पार करने के लिए हमको स्पेशल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग फैसिलेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर डिफ्यूजन हो, ये भी क्या है, डिफ्यूजन ही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही मूव करता है, बट स्पेशल प्रोटीन के थ्रू मूव करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे देखिए, ये आउटर सेल है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो ये कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोटीन के थ्रू जा रहा है, ये मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन, प्रोटीन के थ्रू मूव कर रहा है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसे बोलते हैं, ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, ये इधर से इधर आया, ये आउटर सेल, ये इनर सेल, ये मेम्ब्रेन हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन के थ्रू मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और फैसिलेटेड डिफ्यूजन। बट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया है वो फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो डायग्राम दिया है ये भी फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में दिया है। यहाँ पे देखिए, फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे स्पेशल मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ पे देखिए, अगर एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो ये क्या हो गया, यूनिपोर्ट। अगर दो मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। ये अलग डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में, एक दूसरे से किसी का कोई मतलब नहीं है। ये अपना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी अपना इस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एंटीपोर्ट। और दोनों एक ही डायरेक्शन में, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे सिम्पोर्ट। और ए भी बी से कोई रिलेटेड नहीं है, ये अपना अकेला मूव कर रहा है, बी अपना अकेला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू मूव कर रहा है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में। अगला जो डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, वो डायग्राम नहीं, एक्चुअल में वो टेबल है, वो यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यहाँ पे देखिए, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको ध्यान रखिए कि सिंपल डिफ्यूजन में ना ही मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, ना ही सेलेक्टिव होगा, ना ही सेचुरेशन होगा, ना ही अपील होगा, ना ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट में याद रखिएगा कि स्पेशल प्रोटीन का तो रिक्वायरमेंट था, देखें अब प्रोटीन है तो सेलेक्टिव होगा, प्रोटीन जो होता है वो सेलेक्टिव होता है, तो जहाँ भी प्रोटीन वहाँ सेलेक्टिव, जहाँ प्रोटीन वहाँ सेचुरेशन, मतलब जितना प्रोटीन होगा उतना ही का तो यूज हम लोग कर पाएंगे। अगर अधिक हुआ, प्रोटीन कम हो गया तो सेचुरेशन मिल जाएगा कि नहीं। तो आपको याद रखना है, जहाँ प्रोटीन वहाँ सेलेक्टिव, जहाँ प्रोटीन वहाँ सेचुरेशन। ठीक है, तो इसी वजह से अगर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है तो सेलेक्टिव भी होगा, सेचुरेशन भी होगा। अप हिल नहीं बोलते हैं, डाउन हिल बोलते हैं, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में
प्रोटीन चाहिए तो सिलेक्टिव भी होगा, सेचुरेशन भी होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये टेबल आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। अगला जो डायग्राम दिया हुआ है वो एक्चुअल में डायग्राम नहीं, एक कंपेरिजन करके क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए ये सॉलिड मॉलिक्यूल का दिया है, ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाटर है। ए में देखिए सॉलिड मॉलिक्यूल कम है, बी में सॉलिड मॉलिक्यूल ज़्यादा है। कंपेरिजन में ए में सॉलिड मॉलिक्यूल कम है तो बी में सॉलिड मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो बी से ए होगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो आपको सारे के आंसर देना है, ठीक है। अगला जो डायग्राम दिया हुआ है वो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए क्या लिखा हुआ है। अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को समझाया गया है कैसे। तो एक थिसल फनल लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ए वाला देखिए फनल लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये सुक्रोज सॉल्यूशन इसमें डाला हुआ है, इसमें वाटर है, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा उसी के थ्रू ये लगाएगा। अब यहाँ पे प्रेशर लगा के इसको बंद किया गया है तो यहाँ पे वाटर मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। यहाँ पे प्रेशर अगर ऊपर से हम लोग अप्लाई कर दिए तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहीं पे ऑस्मोटिक प्रेशर का यहाँ पे हम लोग जनरेशन किए हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, सुक्रोज सॉल्यूशन है, ये मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये वाटर है। वाटर क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार करेगा, क्योंकि सुक्रोज सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन कम, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन जाता है, तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे हाई से मूव कर रहा है। बट यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिए तो वाटर का मूवमेंट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखिए, इसी चीज़ को समझाया गया है। अगला जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस के बारे में दिया है। प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, और ये कब होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो प्लाज्मोलाइसिस होता है, मतलब अंदर का वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। फ्लैसिड कब होता है, जब अंदर का वाटर कंसंट्रेशन बाहर के वाटर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में फ्लैसिड होगा, मतलब बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन जो है लगभग सेम रहता है, तो फ्लैसिड होगा, और वाटर का कंसंट्रेशन दोनों बगल सेम होता है। और टर्जिडिटी, टर्जिड कब होता है, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो बाहर से वाटर अंदर जाता है, जिसकी वजह से टर्जिडिटी बढ़ती है, टर्गर प्रेशर जनरेट होता है। तो ये कब कहाँ होता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। अगला जो डायग्राम दिया हुआ है वो दिया है पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन रूट। एक्चुअल में ज़्यादा देखिए ये बहुत ईजी है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं। यहाँ पे दिखा है पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन रूट। यहाँ पे देखिए दो तरह के पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एक में क्या होता है कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, सेल वॉल साइटोप्लाज्म के साथ मूव नहीं करते, और एक में सेल वॉल भी क्रॉस करते हैं, सेल के साथ मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक जो मूवमेंट है वो इस तरह से होगा, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, देख रहे हो, ऐसे मूवमेंट हो रहा है। और एक जो मूवमेंट हो रहा है सेल के बीचों बीच मूवमेंट हो रहा है, तो जिसमें सेल वाल क्रॉस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सेल वाल क्रॉस कर दिया ना, जिसमें नहीं कर रहे हैं ना, ये वाला पाथवे जो नहीं कर रहे हैं इसको एपोप्लास्ट, और जिसमें क्रॉस कर दिया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट पाथवे। बट इंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे सुबेरिन प्रेजेंट होता है ना, कैस्पियन स्पीड जो सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, तो ये तो ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे एपोप्लास्ट नहीं चलेगा, तो यहाँ पे क्या चलता है, सिम्प्लास्ट ही चलता है। इंडोडर्मिस से आगे सिम्प्लास्ट ही चलता है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप की वजह से एपोप्लास्ट का पाथवे ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे सिम्प्लास्ट होता है, सेल वाल को यहाँ पे क्रॉस करना पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे अंदर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, फिर जाइलम, ऐसे वाटर का मूवमेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। फिर जो अगला डायग्राम दिया हुआ है इसी चीज़ को, मतलब कि अभी जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे वाले उसको एलोबरेट तरीके से एकदम अच्छी तरह से समझाया गया। तो यहाँ पे देखिए ये सेल के बीचों बीच जा रहा है ना, सेल वाल क्रॉस करते हुए सेल के बीचों बीच जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट पाथवे। और ये देखिए ये सिर्फ वॉल के साथ मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एपोप्लास्टिक पाथवे। ये कॉर्टेक्स हो गया, ये एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, यहाँ पे एंडोडर्मिस का कैस्पियन स्ट्रिप है, तो हमको सेल वाल को क्रॉस करना पड़ेगा, तो कौन सा पाथवे हो जाएगा, सिम्प्लास्ट पाथवे। फिर पेरीसाइकल, फिर हमारा जाइलम और फ्लोएम। तो ये देखिए जाइलम के साथ वाटर क्या आ गया, तो वही लिखा है सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर एंड आयन रिजर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए ये सेल वॉल क्रॉस कर रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिम्प्लास्ट पाथवे। यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा है तो ये क्या हो गया, एपोप्लास्ट पाथवे। ये क्या हो गया, इंडोडर्मिस। ये क्या हो गया, कैस्पियन स्ट्रिप। ये क्या हो गया, जाइलम। ये क्या हो गया, फ्लोएम। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो डायग्राम दिया हुआ ना, ये डायग्राम कई बार नेट क्वेश्चन में आ चुका है या AIPMT में पूछा गया है। ये एस्टोमेटल एपर्चर विथ गार्ड सेल। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एस्टोमेटल एपर्चर। ये क्या है, गार्ड सेल।
ये क्या है, माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोफाइब्रिल, एनसीईआरटी लिखती है कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली रेदर देन लॉन्गिट्यूडनली मेक इट इजियर फॉर द स्टोमेटा टू ओपन। मतलब जो सेलुलोज का, यहाँ पे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल जो प्रेजेंट है ना, वो रेडियली अरेंज होता है। कैसे अरेंज होता है, रेडियली अरेंज होता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनली, जो हेल्प करता है स्टोमेटा को ओपन में। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा हुआ था कि जो माइक्रोफाइब्रिल का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, तो रेडियली होता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनली होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद से जो डायग्राम दिखाया हुआ है ना, ये डायग्राम दिखाया है कि लिखा है कि देखिए स्टोमेटा के थ्रू वाटर का इवोपरेशन भी होता है, ट्रांसपायरेशन भी होता है, और फिर आपका गैसियस एक्सचेंजेस भी होता है। तो दोनों एक साथ कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ से डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग एयर एक दूसरे से, और ये यहाँ पे स्टोमेटल पोर है, यहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे जाइलम के थ्रू वाटर आया, वाटर से मूव करके ये पैलिसेड यहाँ पे पैरेन्काइमा है, ये फ्लोएम का डायग्राम दिया हुआ है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला जो देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, तो अगला जो डायग्राम दिया हुआ है वो है, ये है, यहाँ पे देखिए लिखता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जो होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीफ है, लीफ में हम लोग सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लिए। क्या कर लिए, लीफ पे सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लिए, फूड बन गया, और फूड को हम लोग यहाँ पे लोड किए, लोड करते हैं, फ्लोएम के थ्रू मूवमेंट करवाते हैं, यहाँ पे सिंक पे रूट के पास भी भेजते हैं, यहाँ पे शूट के पास भी भेजते हैं। तो वही लिखा है, शुगर इंटर इनटू सीव ट्यूब, वाटर फॉलोड बाई ऑस्मोसिस। तो हाई टर्गर प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे फ्लोएम का लेवलिंग दिया है, यहाँ पे लेवलिंग क्या दिया है, शुगर लीव, यहाँ पे लोडिंग हुआ एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे अनलोडिंग हुआ, ये भी एक्टिव प्रोसेस। मतलब लोडिंग में भी एटीपी का रिक्वायरमेंट और अनलोडिंग में भी एटीपी का रिक्वायरमेंट। यहाँ पे लिखता है शुगर लीव सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, यहाँ पे या तो मेटाबॉलिज्म होगा या तो स्टोरेज होगा, वाटर फॉलोज बाई ऑस्मोसिस। ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लोडिंग हुआ, यहाँ पे अनलोडिंग हुआ, दोनों में एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी का रिक्वायरमेंट हुआ। यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे देखिए शुगर लीव सीव ट्यूब वाटर फॉलोड बाई ऑस्मोसिस, यहाँ पे भी अनलोडिंग हुआ है, यहाँ पे भी एक्टिव प्रोसेस। तो या तो ग्रोइंग पार्ट्स के पास भेजेगा या फिर उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। और किसी के पास खाना अगर ज़्यादा है तो या तो अपने ग्रोथ में लगा देगा या फिर उसको क्या कर देगा, स्टोर कर लेगा। तो वही या तो यहाँ पे ग्रोथ में लगा दिया है, यहाँ पे ग्रोथ में लगाएगा, या फिर उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो फ्लोएम शेप का जो केमिकल नेचर होता है वो कैसा होता है, अल्कलाइनिक नेचर का होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई डाउट है तो उसको भी टाइप कीजिए, डाउट को क्लियर किया जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए गाइज। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।